गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम नगरीय भूगोल का नया टॉपिक अर्बन फ्रिंज के बारे में बात करेंगे। अर्बन फ्रिंज या ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। वर्तमान समय में नगरीय उपांत के अध्ययन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आधुनिक युग में नगर तेजी से अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। वे नगर की सीमाओं से बाहर प्रमुख मार्गों के सहारे फैलते जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के आसपास का भूमि उपयोग बदल रहा है और साथ ही अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इस व्याख्यान में हम इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे और साथ ही हम नगरीय उपांत की विशेषताओं और सीमांकन का भी अध्ययन करेंगे। बड़े नगरों के पास पनप रहे उपग्रह नगरों का भी अर्थ समझ सकेंगे। नगरीय उपांत का अर्थ क्या होता है? नगरीय उपांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रामीण नगरीय उपांत, नगरोपांत एवं ग्रामीण नगरीय सांतत्य। बड़े नगरों की सीमा पर संक्रमणीय क्षेत्रों का अस्तित्व मिलता है, जहां नगर और गांव दोनों के बीच का एक मिश्रित वातावरण मिलता है। क्योंकि नगर विशेषताएं धीरे धीरे कम होती जाती हैं और उनका स्थान ग्रामीण विशेषताओं द्वारा लिया जाना उन क्षेत्रों तक जारी रहता है जहां से पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र शुरू होते हैं। 1942 में भूअर्थशास्त्री वेहरविन ने ग्रामीण नगरीय उपांत पर एक लेख प्रकाशित किया और तभी से इस शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा। लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में टी.एल. स्मिथ ने किया था। नगर का प्रसार बढ़ता है और मुख्य मार्गों के सहारे नई आवासीय कॉलोनियों का निर्माण, नए कारखानों आदि स्थापित होते हैं। बहुत से अन्य कार्य व संस्थाएं जो नगर में स्थानाभाव, कीमतों या किसी कठिनाई के कारण स्थापित नहीं हो पाते, वे इस उपांत क्षेत्र में स्थापित होने लगते हैं। यह क्षेत्र ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य स्थित होता है। नीचे जो ये चित्र देखने को मिल रहा है, इसमें जो काला क्षेत्र दिखाया गया है, ये वाला जो काला क्षेत्र इसके अंदर दिखाया गया है, ये नगरीय क्षेत्र है या महानगर की सीमा वाला क्षेत्र है। इसके बाद ये डॉटेड डॉटेड लाइन वाला जो क्षेत्र है, ये इसकी जो कहना चाहिए आंतरिक उपांत क्षेत्र है, जो नगर के बिल्कुल निकट का क्षेत्र होता है। और बाद में जो दूसरी रेखा जो ये जो देखने को मिल रही है, ये वाली जो सीमा इसमें देखने को मिल रही है, ये बाहरी उपांत क्षेत्र है। और ये दोनों आंतरिक उपांत और बाहरी उपांत ये ग्रामीण नगरीय उपांत का ही हिस्सा होता है। और कितनी दूरी तक ये जो डॉट वाली जो सीमा दिख रही है बाहर की, जो इस सीमा से नगर के बीच की जो दूरी है वो हमारा अभिगमन क्षेत्र कहलाता है। मतलब लोग यहाँ से नगर में आ जा सकते हैं अपने रोजगार के लिए, चाहे रात्रि विश्राम के लिए बाहर आते हैं। और इस चित्र के अंदर ये छोटी सी चीज जो यहाँ पर दिख रही है, ये हमारा उपग्रह नगर है। नगरीय उपांत की परिभाषाएं भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न तरीके से दी है। इस शब्द को अनेक विदेशी और भारतीय भूगोलवेताओं ने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। जी.एस. वेहरवेन के अनुसार ग्रामीण नगरीय उपांत सुस्पष्ट नगरीय भूमि उपयोगों तथा कृषि में लगे क्षेत्र के मध्य फैला हुआ संक्रमण क्षेत्र होता है। आर. ई. डिकिंसन के अनुसार नगर की बाहरी सीमा पर नगरीय व ग्रामीण भूमि उपयोग के बीच के क्षेत्र में एक मध्यवर्ती क्षेत्र पाया जाता है, जो दोनों की विशेषताएं रखने वाला होता है तथा नगरीय प्रसार से पीड़ित रहता है। उनका मानना है कि नगरीय विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है और खासकर प्रमुख मार्गों के किनारे होते हुए भूमि का अन्य नगरीय कार्यों में परिवर्तन होता रहता है। आप जानते हैं कि नगर के जो रास्ते हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, उस पे सबसे पहले बाहर की साइड में अतिक्रमण देखने को मिलता है नगरीय कार्यों का। चाहे उसमें दूध की डेयरी खुल रही हो, चाहे उसके अंदर कोई गोदाम खुल रहे हो बाजारों के, या उनके अंदर टेंट हाउस के कार्य वो बन रहे हों, या शादी समारोह के मैरिज गार्डन बन रहे हों। ये सब कार्य ये
उस क्षेत्र में जो अतिक्रमण होता है तो वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र का भूमि उपयोग में परिवर्तन होता चला जाता है। लेविस कीबले के अनुसार नगरीय उपांत नगर के चारों ओर से घेरने वाली भूमि को कहते हैं, जो कि नगर का अंग नहीं मानी जाती है, लेकिन उसका उपयोग प्रत्यक्ष या नगर द्वारा अपने कार्यों के लिए किया जाता है। रिचर्ड बी एंड्रयूज के अनुसार ग्रामीण नगरीय उपांत नगर की बाहरी सीमा पर फैला होता है, जिससे इसकी आंतरिक सीमा छूती है और इसके भूमि उपयोग में ग्रामीण एवं शहरी विशेषताएं मिश्रित होती हैं। ग्रामीण और शहरी विशेषताएं इसलिए मिश्रित होती हैं क्योंकि भूमि उपयोग में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिसको जहाँ जगह मिली, जिस दर पे उसको सहूलियत से ज़मीन मिली, वो उस हिसाब से उसमें परिवर्तन करा चल जाता है। इसलिए एक अनप्लान्ड तरीके से उसके अंदर हमारे को ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। गार्नियर एवं रोबोट के अनुसार यह एक उपनगरीय क्षेत्र है। इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर नगर का निर्मित क्षेत्र समाप्त होता है। यह छोटे छोटे बगीचे वालों मकानों वाला क्षेत्र होता है जहाँ रहने वाले आधी से अधिक क्रियाशील जनसंख्या नगर में काम करती है। कोंजिन और व्हाइट हैंड के अनुसार उपांत नगरीय बस्तियों के गठन या स्वरूप का प्रमुख निर्धारक है। एफ आर्पके के अनुसार नगरीय उपांत सांस्कृतिक विकास का जोन है, जिसका विकास केंद्रीय नगरों की राजनीतिक सीमाओं के बाहरी किनारों पर होता है तथा विस्तार कृषि क्षेत्रों तक होता है। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार वह भूभाग जो अपनी बढ़ते हुए आकार की बिखराव की प्रक्रिया के फलस्वरूप है, ग्रामीण नगरीय उपांत की विचारधारा को जन्म देता है। अभी केंद्रमुखी शक्तियां नगर के केंद्र से बाहर उसके सीमावर्ती भूभाग पर अनेक कार्यों को स्थानांतरित करते हुए इस पेटी का विकास करती हैं। आर.एल. सिंह के अनुसार उपांत वास्तव में नगर का वास्तविक एवं संभाव्य विस्तार है, जहां पर भूमि उपयोग अधिकांशतः निरंतर परिवर्तित रूप में नजर आता है। सोल्टर के अनुसार यह नगरीय और ग्रामीण भूमि उपयोग की मिश्रित पेटी है, जो नगर के बाहर फैली हुई है, और इस भूमि उपयोग की विशेषता के आधार पर कई वर्गों में हम बांट सकते हैं। यह पेटी गंभीर समस्याओं से ग्रसित होती है, जिनके निदान के लिए उचित नियोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि नगरीय उपांत एक ऐसी परिधि पेटी है जिसकी तुलना एक द्वीप के उस सीमांत तट से की जा सकती है जो धीरे धीरे समुद्री तल पर अपना विस्तार करता जाता है। अब बात करें नगरीय उपांत के विकास की। नगरीय या ग्रामीण नगरीय उपांत का विकास नगरों में कार्य करने वाली केंद्रोपसारी शक्तियों का परिणाम है। नगर के हृदय केंद्र के विकसित होने के बाद नगर अपनी प्रशासनिक सीमा के बाहर संलग्न ग्रामीण भूमि पर विस्तार करता है, जिसे कुछ विद्वान नगरीय आक्रमण भी मानते हैं। अमेरिका में मोटर यातायात ने उपांत क्षेत्र का विकास हुआ है। आधुनिक युग में तीव्र यातायात के साधनों ने नगर के परिधि क्षेत्र में उपांत क्षेत्र का विकास किया है। सस्ती दरों पर भूमि की उपलब्धता, भूमि उपयोग पर नियंत्रण न होना आदि बातें नगर निर्माण उद्योग व संस्थानों का उपांत क्षेत्र में विकास हुआ है। नगर के केंद्र में एक तो ज़मीनों की दरें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए लोगों को वहाँ खरीदने में असुविधा होती है। साथ ही नगर के बीच में अगर ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ कई तरीके के नगर नियोजन के कानून लागू होते हैं, तो उन सब से बचने के लिए बाहर की ज़मीन सबसे उपयुक्त रहती है अपना विकास करने के लिए। आधुनिक युग में तीव्र यातायात के साधनों ने नगर के परिधि क्षेत्र में उपांत क्षेत्र का विकास किया है। सस्ती दरों पर भूमि की उपलब्धता, भूमि उपयोग पर नियंत्रण न होना आदि बातें नगर निर्भर उद्योगों व संस्थाओं को उपांत क्षेत्र में बसने को बाध्य करती हैं। कसाई खाने, तेल संग्रह डिपो, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेप्लेक्स, मॉल, स्टेडियम आदि का भी निर्माण उपांत क्षेत्र में होता है। सीवरेज प्लांट, हवाई अड्डे और शमशान भूमि जैसी नगरीय आवश्यकताएं भी
उपांत क्षेत्र के विकास में सहायक होती हैं। नगरों के भीतरी भागों का बढ़ता हुआ संकरापन, अधिक स्थान की मांग और बढ़े भूमि मूल्य सभी ने उपांत क्षेत्रों के विकास में मदद की है। वेहरविन ने रेल मार्गों को इस विकेंद्रीकरण के प्रथम कारक के रूप में माना है। नगर प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों से बचने के लिए भी कई औद्योगिक इकाइयां नगर सीमा के बाहर मुख्य सड़क मार्गों के सहारे इस पेटी में स्थापित हो जाती हैं। उपांत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में से अधिकांश नगर पर निर्भर दैनिक अभिगमन करता होते हैं। जैसा कि हमने उस चित्र में दिखाया था कि नगर सीमा के बाहर या उपांत पेटी के भी बाहर का जो एक क्षेत्र है, जहाँ से लोग आसानी से नगर के अंदर चाहे रोजगार के लिए चाहे रात्रि विश्राम के लिए बाहर की तरफ आ जा सकते हैं, वो अभिगमन क्षेत्र कहलाता है। भारतीय और पश्चिमी देशों के महानगरों के उपांतों के विकास की प्रकृति में समानताएं मिलती हैं। डिकिंसन ने जो बातें पश्चिमी देशों के नगरीय उपांत के विषय में कही हैं, वही बातें भारत के नगरों पर लागू होती हैं, लेकिन आर्थिक विकास में पिछड़े होने के कारण अंतर भी देखने को मिलता है। जैसे भारतीय नगरों का उपांत क्षेत्र उच्च श्रेणी का रिहायशी क्षेत्र तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रखता है, जबकि ऐसा पश्चिमी देशों में नहीं देखा जाता। पश्चिमी देशों में उपांत क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की दर नगर के अंदर होने वाली जनसंख्या वृद्धि से अधिक होती है। इसका मुख्य कारण नगर के अंदर अत्यधिक भीड़भाड़ होने के फलस्वरूप सुविधाओं में कमी का होना है। मोटर यातायात एवं सड़क मार्गों, जल एवं विद्युत सुविधाओं का विस्तार आदि ने उपांत क्षेत्र के विकास में पूर्ण सहयोग किया और नगरवासी उपांत में बसने लगे। वर्तमान में नगर नियोजक नगर और उपांत क्षेत्र का भी साथ में अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उपांत क्षेत्रीय नगरों का भावी विस्तार है। बात करें ये उपांत क्षेत्र की विशेषताओं की, तो नगर के आसपास का क्षेत्र नगरीय प्रसार के प्रकोप से ग्रसित रहता है। यहाँ पर सड़क मार्गों के सहारे मकानों का विस्तार, उद्योगों की स्थापना, नगरीय उपयोगिताओं जैसे हवाई अड्डा, स्टेडियम, तेल डिपो, शमशान आदि भी स्थापित हो जाते हैं। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर जिस टाइम बसाया गया था, तो सांगानेर का हवाई अड्डा जयपुर शहर से काफ़ी दूर बसाया गया था, क्योंकि खुली जगह वहाँ पर उसको आसानी से मिल गई थी। ऐसे ही तेल डिपो जो थे वो भी शहर से काफ़ी दूर बसाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये उफान क्षेत्र पूरी तरह से शहरी सीमा के अंदर आ गया, इसलिए अब वो अपने को शहर के अंदर नजर आते हैं। इन सभी के बीच में रिक्त प्लाटों पर खेत देखे जा सकते हैं। अनेक विद्वानों ने उफान क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख किया है। आर.ई. डिकिंसन ने कहा है कि रेल मार्गों की अपेक्षा मोटर मार्गों ने उपांत का विकास करने में अधिक सहयोग किया। उपांत क्षेत्र में धीरे धीरे नगर के लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलते हैं। वेहरविन ने माना कि नगर और उसके उपांत क्षेत्र को एक इकाई मानते हुए भी नियोजन की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। फिरे ने फ्लिंट नगर के उपांत क्षेत्र के संबंध में निम्न विशेषताएं बताई। उपांत में उत्पादक भूमि का हनन होता है, उद्योगों के मध्य निवास स्थान फैल जाते हैं और भूमि का प्लाटों में वितरण भी अनियोजित होता है। उपांत क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और यहाँ बसे हुए मजदूर आदि में टैक्स चुकाने की क्षमता नहीं होती। उपांत क्षेत्र में रिहायशी कॉलोनियां बनने से भूमि की दरें बढ़ जाती हैं और कृषि को प्रोत्साहन मिलना बंद हो जाता है। उपांत क्षेत्र की जनसंख्या अपने जीवकोपार्जन के लिए नगरों पर ही निर्भर रहते हैं और अपने खाली समय में खेती या बागवानी करते हैं। 1960 में सिडनी शहर के उपांत का अध्ययन करने पर गोलेज ने निम्न विशेषताएं बताई। भूमि अधिग्रहण का निरंतर रूपांतरित प्रारूप देखने को मिलता है, खेतों का आकार छोटा मिलता है, उपांत की जनसंख्या गतिशील होती है और उसका घनत्व कम होता है, रिहायशी बस्तियों का प्रसार तीव्र गति से होता है,
उपांत क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है। यहाँ भवनों का किराया अधिक होता है। R.E. पहल ने 1965 में उपांत क्षेत्र की विशेषताओं का निम्न उल्लेख किया। पहला है अलगाव। बड़े रिहायशी निर्माता उपांत क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करते हैं जो उच्च दाम की होती है, लेकिन अमीर लोग इन्हें खरीद लेते हैं क्योंकि ये नगर के केंद्र से सस्ती होती हैं। स्थानीय निवासी, जिनका कि इन पर पहला हक होना चाहिए, वे अलग पड़ जाते हैं। साथ ही इन ऊंची ऊंची इमारतों के पास रिक्त स्थानों की मांग नए उद्योगों व कार्यालयों के लिए होती है, जिससे नियोजनकर्ता विद्यालय, पार्क आदि के लिए भूमि का प्रावधान कर सकते हैं। इससे वहां भूमि का कार्यात्मक एवं सामाजिक अलगाव नजर आता है। दूसरा, चयनात्मक अप्रवास। उपांत क्षेत्र गतिशील और मध्यम वर्ग के अभिचयनकर्ता को आकर्षित करता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। ये पूर्णतः नगर पर निर्भर रहते हैं, जहाँ ये काम करने, सामान खरीदने तथा अनेक सामाजिक कार्यों के लिए आते जाते हैं। तीसरा, अभिगमन। उपांत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति कार्य के लिए रोज नगर जाते हैं। इससे नगर में यातायात की भीड़ और उपांत क्षेत्र में दिन में कोई कार्य नहीं होता है। नगर प्रशासन कार्यालय समय पर यातायात साधन सुलभ कराने के प्रबंध में लगा रहता है। चौथा, नए समुदायों का मिलन। उपांत क्षेत्र में निवास कर रही जनसंख्या नगर पर निर्भर रहती है। इससे नगर से माल की आवक एक दिशा में परिवर्तित हो जाती है और नए विशेष कार्य करने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। उपांत क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या एक नए समुदाय में परिणत हो जाती है। 1968 में प्रायोर ने उपांत क्षेत्र के लिए बताया कि यहाँ भूमि उपयोग और जनांकी की दृष्टि से नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ की अन्य विशेषताएं इस तरह देखी जा सकती हैं। अपर्याप्त नगरीय उपयोग सेवाएं, नगर का उसकी प्रशासनिक सीमा के बाहर विस्तार, जनसंख्या घनत्व के संभावित विस्तार के क्षेत्र के रूप में। 1976 में दिल्ली महानगर के उपांत क्षेत्र का अध्ययन करते हुए सुदेश टांगिया ने उनकी निम्न विशेषताएं बताई। उपांत क्षेत्र में मकान बिना किसी योजना के बने होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि ज़मीन सस्ती मिलती है और जिसको जहाँ सुविधा अनुसार ज़मीन मिलती है वो बिना, क्योंकि नियोजन का कोई जोर ऊपर से होता नहीं है, क्योंकि नगर नियोजक जो है वो शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि पंचायतों का और ग्राम सरपंचों का इनका जोर चलता है, तो पैसे देकर अपनी मन मर्जी से वो लोग मकान जिसकी जहाँ सुविधा बनती है वहाँ बना लेते हैं। तो अनप्लैन्ड एक उपांत क्षेत्र में ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। भूमि उपयोग का मिश्रित रूप मिलता है। नगरीय सुविधाओं का अभाव होता है। उपांत क्षेत्र में दोनों प्रकार के जीवन, ग्रामीण और नगरीय की झलक देखने को मिलती है कि आपको अच्छे अच्छे मकान देखने को मिल रहे हैं, साथ ही भी बीच में जानवरों के बाड़े भी उसमें नज़र आ जाते हैं। ये इसकी विशेषता देखने को मिलती है। 1980 में MMP सेना ने पटना नगर की उपांत क्षेत्र की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उपांत एक पुल की तरह है जो ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों को जोड़ता है। तो आज के हमने व्याख्यान में जाना कि नगरीय उपांत क्या होता है, उसकी परिभाषाएं भिन्न भिन्न भूगोलवेताओं ने किस तरीके से दी हैं उसके बारे में हमने समझा। साथ ही हमने नगरीय उपांत की विशेषताओं के बारे में जाना। हम अपने अगले व्याख्यान में नगर उपांत की समस्याएं, भारतीय विद्वानों ने नगर उपांत के संबंध में जो कार्य किया है और उपग्रह नगर के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।